गुड आफ्टरनून. आज बीएलच्या लेक्चर मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. आपण अग्रीमेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो आजच्या लेक्चरला बघतोय. जसं की तुम्ही कन्सेप्ट स्टडी केलेल्याच आहेत, तुम्हाला अग्रीमेंट आणि कॉन्ट्रॅक्ट यामध्ये काय डिफरन्स आहे आपण डेफिनेशन स्टडी केल्या, त्यासोबतच आपण कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जे इसेन्शियल्स आहेत ते स्टडी केलेले आहेत. तर मग आपण क्रायटेरिया वाईज जाऊया. So let us see first criteria is the definition. What is the definition of agreement? Agreement is under section 2. Let's see first column. Under section 2, E column, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Okay? आपण काय करतो अग्रीमेंट मध्ये की काही प्रॉमिस केले जातात. मग कदाचित ते एक प्रॉमिस असेल किंवा एकापेक्षा अधिक प्रॉमिसेस असतील. सो इट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस. आणि त्यानुसार ते अग्रीमेंट काय केलं जातं, म्हणजे त्यामध्ये कन्सिडरेशन्स असतात. त्यामुळे आता सपोज तुम्ही एखादं प्रॉमिस केलं म्हणजेच काय केलं, कन्सिडर केलं. ए ने बी ला टी साठी ऑफर दिली, बरोबर. ऑफर आणि ऍक्सेप्टन्स पाहिलं की नाही. अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस ऍक्सेप्टन्स, हा जो फॉर्म्युला तुम्ही स्टडी केला त्यामध्ये काय झालं की कन्सिडर केलं गेलं. ए ने जेव्हा बी ला ऑफर दिली तेव्हा बी ने कन्सिडर केलं आणि त्यानुसार त्याने काय केली, ती ऍक्सेप्ट केली. सो इट इज अ forming the consideration for each other is an agreement. Okay, so under section 2, let us see in this column contract. An agreement enforceable by law are contract. Contract कधी बनतात की ज्या अग्रीमेंट्स आपण अंमलात आणू शकतो त्याला, त्या अग्रीमेंट्सचं काय बनतं, कॉन्ट्रॅक्ट तयार होतं. ओके ना. मग आता ते अंमलात आणू शकतो हे कसं, तर तुम्ही इसेन्शियल्स बघितले की नाही, की इसेन्शियल्स मध्ये आपण स्टडी केलं की काही कॉन्ट्रॅक्टचे टाइप्स असे आहेत की ज्या गोष्टी आपण करू शकत नाही, त्या लिगल नाहीयेत, मग ते कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅलिड नाही किंवा वॉइड आहे. हे जे काही आपण मागच्या लेक्चरला स्टडी केलं, म्हणजे असे अग्रीमेंट्स जे की आपण अंमलात आणू शकतो, इम्प्लिमेंट करू शकतो, दॅट आर कॉल्ड a contract. Okay, so next second criteria is that creation of legal obligation. आता legal obligations म्हणजे काय आहे, तर अग्रीमेंट मध्ये दिला की an agreement may or may not create a legal obligation. म्हणजे इथे तुम्हाला कुठलाही अग्रीमेंट, आता एने जसं की सिंपल तुम्हाला सांगितलं, बी ला चहासाठी टी साठी ऑफर दिली, मग त्यामध्ये लिगल वगैरे अशा पद्धतीची काही गोष्ट आहे का? नो. म्हणजेच काय की अग्रीमेंट मध्ये लिगल ऑब्लिगेशन्स वगैरे काही येत नाही, पण कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये आहे. सी दिस, कॉन्ट्रैक्ट डज क्रिएट अ लीगल. कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना बहुत जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एग्रीमेंट्स रहेंगे तो वो एग्रीमेंट्स का लीगल होना बहुत जरूरी है. जैसे कि कोई भी एग्रीमेंट बनता है, जैसे मैंने बताया कि क्राइम क्यों होता है, कि आपने ड्रग्स का सप्लाई किया, आपने किसी चीज का और एग्रीमेंट कर लिया, या जहाँ पे वॉर चल रहा है जिस कंट्री के अंदर, वहां से आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो ये लीगल नहीं है. तो ये जो एग्रीमेंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते. ओके ना. सो लेट्स सी थर्ड पॉइंट, स्कोप. अभी एग्रीमेंट के लिए क्या स्कोप है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या स्कोप है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. द स्कोप ऑफ एन एग्रीमेंट इज वाइडर as there is no limitations as to the kind of agreements one can enter. म्हणजे इथे जो स्कोप आहे अग्रीमेंटला तो वाइडर स्कोप आहे असं सांगितलंय. तिथे लिमिटेशन्स नाहीये. खूप साऱ्या प्रकारचे अग्रीमेंट्स आपण करतो, जसं मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला पुन्हा एकदा आठवण करेन. as I told you that जैसे आप लोग किसी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ऑफर देते हैं या किसी को खाने पे बुलाते हैं, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है एग्रीमेंट के लिए. मतलब यहाँ पे बहुत स्कोप है, एग्रीमेंट किसी भी तरह का आप कर सकते हो. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह का नहीं, यहाँ पे नैरो स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट्स का लीगल होना बहुत जरूरी है. ये हमने सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे देखा है. तो यहाँ पे थोड़ा सा कम स्कोप है. So it is limited to only those agreements which are enforceable by law. जो agreements हम actually use कर सकते हैं, जो legal है, उसी तरह के agreements के लिए यहाँ पे scope है. Okay, समझ में आ रहा है ना? बहुत हम fast तो नहीं जा रहे हैं ना.
सो नेक्स्ट पॉइंट इज इसेंशियल्स। मैं बहुत आपको इजी करके बता रही हूँ क्योंकि बिजनेस लॉ जो है अभी तक शायद उसके बारे में ABCD भी पता नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि ये एग्रीमेंट क्या है मैडम, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्रीमेंट में क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया था। तो आप एग्जाम्पल ध्यान में रखो तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके ना। सो इसेंशियल मतलब ओनली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इसेंशियल इन एग्रीमेंट। जैसे कि हम मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना फर्स्टली कि एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है कि ऑफर दी, ए ने ऑफर दी, बी ने वो एक्सेप्ट कर ली और दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। ओके ना। ओनली यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, ऑफर की और एक्सेप्टेंस की, तब जाके आपका एग्रीमेंट बन जाता है। ओके ना। अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने किसी एक को प्रपोज किया, अगर सामने वाली पार्टी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो एग्रीमेंट नहीं बनने वाला। ओके ना। जैसे मैंने शादी का भी आपको एग्जांपल दिया कि मैरिज किस तरह से होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके अंदर भी जो एग्रीमेंट बनती है, प्रपोजल जिस तरह का रहता है, जो भी पार्टी ए पार्टी बी को ऑफर्स देती है वो अगर बी को एक्सेप्टेड है तो ही ये क्या बनेगा, मतलब कि शादी हो सकती है। वैसे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसेंशियल्स कौन कौन से जो हमने पहले स्टडी किए ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कब बनता है, इसेंशियल्स कौन से, तो ऑफर इसेंशियल्स में आती है, एक्सेप्टेंस आता है, लीगल रिलेशंस जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशंस बनाने के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, हमने वो पार्ट भी स्टडी किया, कैपेसिटी को स्टडी किया, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे ना आपने। फ्री कंसेंट अभी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। कंसिडरेशन इसके बाद का जो पॉइंट है आपका कंसिडरेशन रहेगा। ये जो इसेंशियल से इसकी वजह से क्या बनता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो लीगल रहता है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट टू बी लॉफुल मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, जो हमने इसेंशियल एलिमेंट्स में स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट ही गलत है तो फिर रिजल्ट्स भी गलत ही आ सकते हैं। ओके ना। आप अगर अभी लेक्चर कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं, इस सब्जेक्ट का मुझे अप टू डेट स्टडी करना है, ये मेरा अगर ऑब्जेक्ट सही है, मेरा पर्पस सही है तो शायद मेरा परफॉर्मेंस, मेरा एक्ट भी बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि पर्पस ही बेटर नहीं है, ऑब्जेक्ट ही बेटर नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो यहाँ के रिजल्ट्स भी उसी टाइप के आएंगे। आप एजुकेटेड होके भी आप सही डायरेक्शन में आगे फ्यूचर में लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना बहुत जरूरी है, ये एक एसेंशियल यहाँ पे जरूरी है। एग्रीमेंट्स मस्ट नॉट बी वॉइड, यानी कि वॉइड यानी इलीगल नहीं होनी चाहिए कोई भी एग्रीमेंट। यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये लॉ क्यों है, फॉर्मेलिटीज क्यों दिए हैं, हर एक मतलब कि हर चीज के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, कौन सी सराउंडिंग है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि कौन सी सराउंडिंग में हम फेस कर रहे हैं, किस कौन सी सराउंडिंग में हम अभी है, हमारा एक्ट क्या बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये फॉर्मेलिटीज हम लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लेक्चर के अंदर कोई गाना गा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, तो इस तरह का अगर एक्ट है तो यहाँ पे आप फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं कर रहे हो। इज दैट क्लियर ना। सो लीगल फॉर्मेलिटीज अगर रहेंगे तो वो लीगल रहेगा, आपका जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। ओके ना। सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, आपके अंदर कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटी किस तरह से मेजर की जाती है, ये भी इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि एक पार्टी तो कैपेबल है, दूसरी नहीं है, तो ये कैसे मेजर किया जाएगा, तो आपने वो पॉइंट स्टडी की, एज ऑफ मैच्योरिटी क्या है उसकी, साउंड माइंड है कि नहीं है, अंडरस्टैंड करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो किस तरह की है। कभी कभी हम कुछ बात कर लेते हैं सामने वाली पार्टी से, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं कि वो अंडरस्टैंड कर सके, तो एट दैट टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही तरीके से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटी और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ये भी चेक करना, ये इसेंशियल भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फिफ्थ वन, नेचर।
अभी एग्रीमेंट के अंदर नेचर किस तरह का, एग्रीमेंट का नेचर क्या कहता है, हम डिफरेंसिंग पॉइंट अगर देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एग्रीमेंट के अंदर क्या है। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी एग्रीमेंट, अगर कोई चाय पे बुला रहा है और अगर आप नहीं जा पा रहे हो उस टाइम पे, आपने ऑफर तो एक्सेप्ट की थी लेकिन नहीं जा सके तो किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो भी हर कोई एग्रीमेंट आप जो भी करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये मस्ट नहीं है कि आप करो ही। अगर कोई आपको मूवी के लिए ऑफर दे रहा है, मूवी के लिए नहीं गए तो नहीं गए, एग्रीमेंट तो बहुत टाइप के रहते हैं, तो हर एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा जाए तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के सिवाय तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, एग्रीमेंट ही नहीं है तो हम किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, बराबर है ना। कि अगर मुझे किसी चीज को, मेरा जो लॉफुल कंसिडरेशन है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, उस तरह के एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरा लॉफुल ऑब्जेक्ट है तो उसी तरह के एग्रीमेंट्स उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो होंगे ही ना। तो यहाँ पे इस तरह का नेचर है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का, समझ में आ रहा है ना। तो लास्ट वन उन्होंने वापस एक एग्जांपल दिया है कि दोनों चीजों का एक एग्जांपल दो, कि एग्रीमेंट का एग्जांपल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या है। ए ऑफर्स टू ट्रीट बी एट ऑर्किड होटल। अभी यहाँ पे आप अपने साइड स्टार का भी एग्जांपल दे सकते हैं ना। ए ने क्या किया, ऑफर दी बी को कि इस होटल में हम लोग जाएंगे, ओके। अब अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए ऑफर्स टू सेल हिज विलियन पेन to be at ₹2000 which is accepted by me। ए ने ऑफर दी है कि उसे सेल करना है उसका जो भी पेन है, जो भी ब्रांड है उस पेन का, तो उसके लिए उसने प्राइस भी रखी है। मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन बिल्कुल प्रॉपर है, एग्रीमेंट जो भी है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर है, सर्टन है। यहाँ पे अनसर्टन थिंग्स को हमें अवॉइड करना है, ये भी हमने स्टडी किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अनसर्टन कोई भी नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं। आपका प्रोडक्ट कौन सा है, पेन का है, पेन का भी पर्टिकुलर उन्होंने ब्रांड दिया कि किस टाइप का विलियन पेन है, तो आपको पेन का नेम, ब्रांड सब पता है, और इस तरह की ऑफर है, उसका प्राइस भी उसके साथ दिया हुआ है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ही जाके क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब कि यहाँ पे आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट की है क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट थी बी की वो फुलफिल हो रही है ए की ऑफर की वजह से। इज दैट क्लियर ना। ओके। तो यहाँ पे वर्ड एग्रीमेंट वर्डेबल ये नहीं देखना है हमें, ये नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर तो नहीं आता है बहुत बार, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे वो बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब आपका जो थिंकिंग, जो थॉट है, तो किस तरह के थॉट्स आपके रहेंगे, उसके लिए क्या जरूरी है, थॉट्स क्रिएट कैसे होते हैं, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस इसमें लॉ में बहुत इम्पोर्टेंस है उसका। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने अभी डिफरेंसिंग पॉइंट्स में स्टडी किया ना, कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशंस तो होते ही है। दो पार्टीज के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो ए की जो भी ऑफर है, ए ने जो भी एग्रीमेंट साइन किया है या बी ने जो भी एग्रीमेंट साइन किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मैं एक ए पार्टी अगर बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है या बी पार्टी उसे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाती है, तो दोनों के लिए ये बहुत जरूरी रहता है कि उनकी कंसिडरेशंस क्या है, मुझे इससे आउटपुट क्या मिलेगा। अगर मैं बीएमएस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा कंसिडरेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो यहाँ पे उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इसेंशियल एलिमेंट है, कंसिडरेशन। प्रॉमिस इज मेड इन एक्सचेंज फॉर समथिंग इन रिटर्न एंड दिस समथिंग इन रिटर्न इज द कंसिडरेशन। जैसे कि हम बहुत बार सोचते ही नहीं है, बिना सोचे बहुत से एक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर क्लास में कोई आपको हेल्प कर रहा है, किसी ने आज आपको नोटबुक दी, किसी ने आपको पेन दिया, पेंसिल दी, कोई भी चीज आपसे शेयर की, तो आपका ये कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है कि आगे फ्यूचर में अगर उसे कोई भी जरूरत पड़ती है और आप अगर कैपेबल हो उस नीड को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको वो कंप्लीट करना है। ये कंसिडरेशन अपने माइंड में होना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम ये भूल ही जाते हैं कि ये पर्सन अगर हमें बार बार हेल्प करता है और कभी उसे साल में एक बार भी आपकी जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं, भाई मैं तो नहीं करूंगा हेल्प। क्यों?
क्यों? आपने वो कंसिडर नहीं किया था, उसने तो देते वक्त कंसिडर किया था कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो ये करेगा, तो ये सोच के उसने आपको हेल्प की है। तो आपका भी ये सोचना बहुत जरूरी है, कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। मार्केट तो चलता नहीं ना, कंसिडरेशन के हिसाब से ही मार्केट चलती है। अगर मार्केटर कस्टमर के लिए कुछ प्रोवाइड करता है तो उसके कुछ कंसिडरेशंस रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कस्टमर के थ्रू। इज दैट क्लियर ना? तो यहाँ पे कंसिडरेशन का होना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत जरूरी है। इन द वर्ड्स ऑफ सर फ्रेडरिक पोलॉक, कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर व्हिच अ प्रॉमिस इज बॉट। अभी ये कंसिडरेशन प्राइस के अंदर भी हो सकती है, जैसे प्राइस रिलेटेड भी हो सकती है। जो भी प्रॉमिस आप दे रहे हो, तो मार्केट है तो मार्केट में ऑब्वियसली मार्केटर अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली रिटर्न में उसे क्या चाहिए, तो उसने कुछ ना कुछ प्राइस रखी है। अभी आप नेक्स्ट ईयर जब मार्केटिंग में आओगे ना, तो मैं प्राइस का बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू डिसाइड द प्रोडक्ट्स प्राइस एंड सर्विस प्राइस। It is very important part in marketing. That's why next year we have to see that. Okay, so यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि consideration में प्राइस भी हो सकती है, and consideration is used in the sense of quid pro quo, means something in return. यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं टीचर हूँ, मैं अगर सिखा रही हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं भी कंसिडर करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स किस तरह के होने चाहिए, उनका रिस्पॉन्स किस तरह का होना चाहिए। ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। ओके ना? सो consideration when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something. यहाँ पे बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। Such act or obedience or promise is called a consideration for the promise. अभी कंसिडरेशन के अंदर बहुत बार हमें क्या होता है कि कुछ चीजें रोक लेती है, जो भी एन्जॉय करना आहे, समथिंग ऍक्ट कॅन यू हॅव टू डू, तर तुम्हाला इथे एन्जॉय करायचं आहे, कुठली गोष्ट एन्जॉय करायची, तर काही गोष्टी एन्जॉय करण्यापासून तुम्हाला रिस्ट्रेन केलं जातं किंवा त्या रोखलं जातं। तर हे कशामुळे? तर तुमच्या ज्या डिझायर्स आहेत प्रॉमिसरच्या, त्या काय आहेत, इथे त्या बघणं खूप गरजेचं आहे। जसं फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय दिलंय, ए अग्रीज टू सेल हिज वॉच टू बी। सी दिस एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज वॉच टू बी। ए ने क्या कर दिया, एग्री हो गया ए, उसका जो भी वॉच है वो किसको सेल करना है, बी। बी को कितने रुपीस में है, ₹2000। ए प्रॉमिस टू सेल द वॉच इज द कंसिडरेशन। ए का कंसिडरेशन क्या है कि मुझे ये वॉच सेल करनी है फॉर बीस, प्रॉमिस टू पे ₹2000। यहाँ पे बी का कंसिडरेशन क्या है, इसके लिए मुझे समथिंग इन रिटर्न, मतलब क्या करना है, ₹2000 पे करने हैं, ये भी तो एक कंसिडरेशन है। सो एंड बीस प्रॉमिस टू पे ₹2000 इज द कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस टू सेल द वॉच। ए ने जो प्रॉमिस किया है, एग्री हो रहा है, ए क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है वॉच को, ये जो उसका प्रॉमिस है ये कंसिडरेशन है। ये फैक्ट क्या है कि उसने ये कंसिडर किया कि मुझे ₹2000 में इस वॉच को सेल करना है। ओके, सो ये कंसिडरेशन का मीनिंग था। अभी हमें यहाँ इसेंशियल और लीगल रूल्स को देखना है। कंसिडरेशन के अंदर कौन से इसेंशियल्स है जिसकी वजह से हम कंसिडरेशन को अप टू डेट स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया, एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। आप जो भी कुछ करोगे ना, तो प्रॉमिसर के डिजायर्स क्या है उसके हिसाब से किया जाएगा। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, डिटेल में हम नीचे देखने वाले, डोंट वरी। सम वैल्यू, फिफ्थ पॉइंट इज रियल एंड नॉट इल्यूजरी एंड समथिंग अदर देन प्रॉमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। अभी यहाँ पे लॉफुल भी दिया है। ओके, सो वन बाय वन हम स्टडी कर लेते हैं कि एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, सी दिस वन पॉइंट। ओके, द एक्ट और ऑब्स्टियंस, अभी यहाँ पे जो एक्ट और ऑब्स्टियंस दिए हैं, तो इसके अंदर उन्होंने बताया विच फॉर्म्स अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मस्ट बी डन और प्रॉमिस टू बी डन ओनली एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर।
अभी आपका प्रॉमिसर कौन है, या आप एक्ट किस तरह से, प्रॉमिसर की डिजायर के थ्रू आप लोग किस तरह से एक्ट करोगे, उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको इसमें दिया हुआ है कि एक्स एक्स एक पार्टी है, एक पर्सन है, एक्स स्पेंट ₹1,00,000 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स। अभी एक्स क्या कर रहा है, उसके पास जितना भी मनी है तो उससे वो ₹1,00,000 का क्या कर रहा है की कंस्ट्रक्शन कर रहा है शॉप्स के लिए, बरोबर. म्हणजे शॉप्स तयार करण्याचं काम तो करतोय. त्यासाठी त्याला किती एक्सपेंसेस येणार आहे, ₹1,00,000 ऍट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे रिक्वेस्ट किसकी है, जो एक्स स्पेंड कर रहा है मनी, ₹1,00,000 मनी स्पेंड कर रहा है शॉप के ऊपर, तो ये वो खुद से नहीं कर रहा है. यहाँ पे डिजायर किसकी है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. यानी कि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉमिसर जो भी वर्क कर रहा है तो वो वर्क अपनी डिजायर से नहीं कर रहा है, खुद के हिसाब से नहीं कर रहा है वो. तो यहाँ पे किसी और चीज का यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है कि प्रॉमिसर कौन है यहाँ पे, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया कि रिक्वेस्ट की है एक्स को कि इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, यहाँ पे आपको स्पेंड करना है मनी. सो इन कंसिडरेशन ऑफ दिस वाई a shopkeeper promised to pay some money to X. यहाँ पे कंसिडरेशन तो बनते हैं ना, X ने किसके कहने के थ्रू ये काम कंप्लीट किया, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं. यहाँ पे X ने जो भी शॉप बनाने वाला है, जो भी मनी स्पेंड करने वाला है शॉप के अंदर, तो वो Y के लिए बनाया जा रहा है. शॉपकीपर कौन है, Y है. तो Y के लिए ये काम अगर हो रहा है तो Y की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, Y का कंसिडरेशन क्या होना जरूरी है कि Y को तो पे करना पड़ेगा ना X को. X ने नहीं कहा है, X ने जो भी काम किया है वो किसके थ्रू किया है, डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पे एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. प्रॉमिसर की वो डिजायर थी, कलेक्टर की डिजायर थी कि X ने ये काम कंप्लीट करना है Y का. तो यहाँ पे दो लोगों के बीच कंसिडरेशन क्या होगी, X की कंसिडरेशन क्या है, Y की कंसिडरेशन क्या है. ओके ना. सो यहाँ पे उन्होंने आगे बताया, हेल द एग्रीमेंट वाज void being without consideration. अगर एग्रीमेंट वाइड कब होता है, इलीगल कब होता है, कि विदाउट कंसिडरेशन आप एग्रीमेंट कर रहे हो ना. यहाँ पे कंसिडर किया हुआ एक्स ने कि मुझे जो भी मनी रिटर्न मिलेगा वो वाई करेगा पे. इज दैट क्लियर. ये कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कोई काम कर रहा है तो ये वॉइड नहीं है. ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं है, मतलब लीगल नहीं है. विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता. सो यहाँ पे उन्होंने बताया बिकॉज एक्स हैड कंस्ट्रक्टेड द शॉप एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ वाई. यहाँ पे वाई के डिजायर के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो किसकी डिजायर के हिसाब से काम हो रहा है, कलेक्टर की. तो प्रॉमिसर कोई और है जिसकी डिजायर है, और इसके वजह से इन दोनों के बीच जो भी एग्रीमेंट हो रही है, तो इसमें कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है. ये एक एसेंशियल एलिमेंट है. सेकेंड थिंग इज दैट कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन. अभी कंसिडरेशन मूव भी होते हैं, जैसे कि हम लोग किस तरह से काम करवाते हैं. देखिए, कोई भी जॉब अगर हम कर रहे हैं तो वो एक्ट करवाते वक्त हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि उसके बाद हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे. कोई भी एग्रीमेंट करते वक्त आपको ये एग्जांपल जब भी आप देखोगे तो समझ में आएगा कि मुझे क्या कहना है एक्चुअली यहाँ पे. Although the act must be done at the desire of the promisor only, and the consideration may move from the promisee or any other person also. अभी कंसिडरेशन किस तरह से मूव कर रहे हैं, प्रॉमिसी कौन है और प्रॉमिसर की डिजायर क्या है. यहाँ पे अगर प्रॉमिसर ए पार्टी है और प्रॉमिसी बी पार्टी है, तो ये प्रॉमिसी जो कंसिडर करता है उसके कंसिडरेशंस वो किस तरह से होते हैं. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. ए ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर. ए पार्टी मतलब ए पर्सन ने क्या कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की किसके, इसके अकाउंट में, उसकी डॉटर, हर डॉटर, त्याच्या मुलीच्या नावे त्याने ती प्रॉपर्टी ट्रांसफर केली विथ द कंडिशन. अभी यहाँ पे कंडीशन रखी है, वैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किए, दैट द डॉटर शुड पे बी.
डॉटर का रोल क्या है, देखो ऑब्लिगेशंस क्या है, डॉटर को क्या करना है, डॉटर शुड पे बी, बी कौन है, यहाँ पे ए पार्टी ने डॉटर के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लेकिन कंडीशन रखी कि जो भी बी पार्टी है, बी पार्टी कौन है, बी पार्टी है कि उस डॉटर का जो भी ब्रदर है, द ब्रदर ऑफ, सॉरी डॉटर के लिए नहीं, ए पार्टी जो है उसका जो ब्रदर है ए, तो उसके लिए कंडीशन क्या रखी है कि विथ द कंडीशन दैट द डॉटर शुड पे बी, बी को क्या करना है, उस डॉटर को जो प्रॉपर्टी मिली है ए से, तो उसमें से कुछ ना कुछ पे करना है ए के लिए, एन्युटी मतलब साल के अंदर कुछ ना कुछ उसे देना है, मंथली दो या पूरे ईयर के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न्स उसे देने हैं उस प्रॉपर्टी से। इज दैट क्लियर? ए ने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की डॉटर के नाम पे, उस इस कंडीशन में कि जो डॉटर है वो क्या करेगी कि साल में एक बार या साल में पूरे साल में ए के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न किया जाएगा उस प्रॉपर्टी के थ्रू। ओके, समझ में आ रहा है ना? सो लेटर शी रिफ्यूज टू पे ऑन द ग्राउंड, सी दिस नेक्स्ट लाइन, द डॉटर executed a deed in favor of B, agreeing to pay annuity. Later, she refused to pay on the ground there was no consideration for the deed executed. तो यहाँ पे अगर बाद में क्या हो रहा है कि ये जो डॉटर है उसने तो पहले मान लिया था इस कंडीशन को, लेकिन बाद में अगर वो इनकार कर रही है तो ये तो कंसिडरेशन नहीं रखा था। जब एग्रीमेंट बना, जब कॉन्ट्रैक्ट बना आपका, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान आपने ये कंसिडर ही नहीं किया था कि इन फ्यूचर अगर ये डॉटर पे नहीं करती है बी के लिए, जो कि ए का भाई है, ब्रदर ऑफ ए पार्टी का, तो कंसिडर किया नहीं, तो विदाउट कंसिडरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, बनेगा, ये तो ओनली एग्रीमेंट ही बनेगा। आपने एग्री किया और बाद में तो छोड़ दिया, बीच में आपने क्या कर दिया कि रेफ्यूज मतलब यहाँ पे इनकार कर दिया। सो हेल्ड कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम ए व्हिच वाज इंडीड वैलिड कंसिडरेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। जो भी काम करना है तो यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड होने चाहिए, मेरा जो थॉट है वो वैलिड होना चाहिए। डॉटर ने क्या कर दिया, ये जो एग्रीमेंट थे ओनली एग्रीमेंट ही बना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि बाद में इनकार कर दिया। ये एक एसेंशियल है कंसिडरेशन का। नेक्स्ट वन अब बताया, देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन किस तरह के होते हैं, कंसिडरेशन में भी कैश और काइंड, कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड रहते कि सिचुएशन क्या है, तो एक्सपेक्टेशन किस तरह के होंगे, मेरे कंसिडरेशन किस तरह के होंगे। सिचुएशन अगर कोविड-19 की चल रही है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्लास में जाके पढ़ना, तो आप लोगों ने तो ये कंसिडर कर लिया कि चलो भाई अभी इस साल तो हमें ऑनलाइन ही क्या करना है, लर्न करना है, तो आपका कंसिडरेशन सही है। आपने क्या किया, कंसिडरेशन में भी कैश और काइंड, आपका काइंड क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आपने कंसिडर किया। कभी कभी कंसिडरेशन कैश में भी होते हैं कि अगर मैं कोई चीज किसी एक को सेल कर रहा हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे कितना पे करना पड़ेगा, सॉरी वो जो बी पार्टी है वो मुझे कितना रिटर्न पे करेगी। तो इस तरह का कैश और काइंड यहाँ पे कंसिडरेशन में ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। इट कैन बी डूइंग इन abstaining, it can be past, present और future। तो किस तरह से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंदर कंसिडरेशंस होंगे, जैसे आप प्रीपेड कार्ड लेते हो तो ये पास्ट कंसिडरेशन है, बराबर है कि नहीं। पीसीओ जो प्रेजेंट कंसिडरेशन है कि अभी हमें क्या करना है। पीसीओ का आपने अगर ये देखा तो आपको फुल फॉर्म समझ में आएगा कि पब्लिक कॉल ऑफिस जो है दैट इज कॉल्ड पीसीओ, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। सेकेंड दिया है पोस्ट पेड कार्ड, दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन। आपको समझ में आता है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं है। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपका ऑफ सम वैल्यू। कंसिडरेशन इज अ मस्ट। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि किसी से कुछ चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी है,
एक्सपेक्टेशन ही नाही रखणे. तो मुझे बहुत बार मैं इस चीज पे भी ध्यान देती हूँ. म्हणजे माझं स्वतःचं असं म्हणणं आहे की विदाउट कन्सिडरेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन तर काही होऊ शकत नाही. तुम्ही जसं म्हणता ना की कुठल्याही रिलेशन मध्ये आपण काही एक्सपेक्टेशन ठेवायचेच नाही, पण असं जमतं का हो मला सांगा? अजिबात जमत नाही. कारण काय आहे की आता तुम्ही हॉस्पिटलला गेलात, हॉस्पिटल में गेल्यानंतर हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बाद हम बीमार ही रहते हैं, ऐसे तो कोई मिलने नहीं जाता है लेकिन अगर रिश्तेदार है तो अदरवाइज जनरली हम लोग देखते हैं कि हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास गए और हमारा डिसीज बताया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी, तो वहां पे ऑब्वियसली कंसिडरेशंस है, क्या है कि अगर मैं पेशेंट हूँ तो मैं कंसिडर करती हूँ कि डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ मेरे लिए दी है तो उससे मुझे आराम होना चाहिए, मेरा डिसीज क्योर होना जरूरी है। और डॉक्टर भी ये मानते हैं कि ये पेशेंट मेरे पास अगर आता है तो मैं जो भी ट्रीटमेंट दूंगा उससे इसका जो भी डिसीज है वो कम होना चाहिए या उसे अच्छा लगना चाहिए। तो ये कंसिडरेशन से ही तो चलता है, इसकी कुछ वैल्यूज है। विदाउट कंसिडरेशन मार्केट चलेगा नहीं। हाउएवर वन मिनट, ये बहुत घूम रहा है। However, it need not be the market value. It must have some value. कंसिडरेशन की एक वैल्यू है। आप जैसे सोचोगे कि क्या मैडम कुछ भी दो तो आप बिना हिसाब, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे हमें सिखाया जाता है पहले से कि कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, अपने आप खुद से किसी और के लिए हेल्प करो वगैरह वगैरह। लेकिन कंसिडरेशन तो होते हैं, अगर आप मनी भी नहीं ले रहे हो, रिटर्न्स नहीं ले रहे हो, तो भी आगे जाके फ्यूचर के लिए कुछ कंसिडरेशन रखते हैं ना, तो उस तरह के कंसिडरेशन यहाँ पे आते हैं। लॉ है, लॉ सीख रहे हैं हम लोग, तो अभी जनरल लाइफ के बारे में नहीं स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर इसकी बहुत बढ़िया वैल्यू है कंसिडरेशन की। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रियल एंड नॉट इल्यूजरी. Although consideration can be of some value, it cannot be totally unrealistic. कंसिडरेशन अनरियलिस्टिक नहीं होते, जैसे कि हम सपने में तो कोई भी चीज देख लेते हैं, बराबर है ना? हम कहीं पे उड़ रहे हैं या कोई चीज, हमने कार परचेज की है, कार में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम लोग ड्रीम्स देखते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अनरियलिस्टिक होती है। बहुत बार हर कोई सपना हमारा पूरा ही होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन कंसिडरेशंस तो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। वो रियलिस्टिक होना मतलब क्या है कि रियल में हम लोग उससे क्या कर सकते हैं कि अचीवमेंट उसमें हो सकती है। जैसे मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे स्टूडेंट्स तो पास ही होने वाले, बिजनेस लॉ में तो कोई केटी में रहेगा नहीं, बराबर है ना? ये मेरा कंसिडरेशन है और ये रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस सही है, आप लोग रेगुलर मेरा अगर लेक्चर कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो इट्स रियलिस्टिक। कंसिडरेशन क्या है, इसकी एक वैल्यू है। रिजल्ट लगेगा मतलब क्या है कि वैल्यू बन गई ना आपकी, एक इस बैच का रिजल्ट कैसा था, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, इसके ऊपर एक वैल्यू बनती है ना, कि उस बीएमएस डिपार्टमेंट की एक वैल्यू है, कॉलेज की वैल्यू है, टीचर की वैल्यू है। तो इस तरह से ये कंसिडर करना, मैंने कंसिडर जो किया था वो रियलिस्टिक था, वो पॉसिबल था। 100% रिजल्ट हम हर साल लगाते तो इस बार भी लगा लेंगे। तो अनरियलिस्टिक होना मतलब क्या है? 10% अटेंडेंस है मेरा, मेरे सब्जेक्ट में 10% बच्चे ही अगर काम कर रहे हैं, 10% अटेंड कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे 100% रिजल्ट देना है, तो इट इज नॉट रियलिस्टिक। हमें कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी कंसिडरेशंस। तो काइंड और कैश में रहते हैं, ऐसा मैंने पहले आपको पहले पॉइंट में बताया कि कंसिडरेशन इज डिपेंड्स ऑन काइंड एंड कैश। ओके ना? कैश में भी हो सकता है, काइंड में। काइंड क्या है कि कंडीशन है, कंडीशन के ऊपर कंसिडरेशन है और इसकी एक वैल्यू है जो कि कंसिडरेशन टोटली अनरियलिस्टिक नहीं होते। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। A sell his flat worth rupees 15 lakh for rupees 10,000। देखो, the consideration illusory। कंसिडरेशन क्या है? ए को सेल करना है फ्लैट, लेकिन उन्होंने जो वैल्यू यहाँ पे प्राइस जो दी है ना, कैश जो दी है, कैश वैल्यू जो दी है 15 लाख
फॉर ₹10,000, मतलब यहाँ पे जो दो वैल्यूज दिए हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। फ्लैट कितने रुपीस को आपको सेल करना है, एक वैल्यू है लाख में है, एक जो है वो 1000 में है। तो ये जो कंसिडरेशन आपने रखे हैं ये क्या है, इल्यूजरी, यानी कि ये रियलिस्टिक नहीं है। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। जो नेक्स्ट 6 पॉइंट है ना वहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।